हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर में 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शब्द और पद। तो शब्द किसे कहते हैं, ये तो हम स्टार्टिंग से जब से वर्णमाला पढ़ते आ रहे हैं, उस वर्णमाला से जब जब शब्द बनाते हैं तो शब्दों से परिचय तो हमारा खैर हो ही चुका होगा, क्योंकि हमें पता है कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। लेकिन आज हमें ये देखना है कि शब्द पद कैसे बन जाता है, शब्द और पद में क्या अंतर है, या वही शब्द पद का रूप कब धारण कर लेता है, कब शब्द को पद की संज्ञा मिल जाती है, ये आज हमें देखना है। तो आप सामने देख ही रहे होंगे, शब्द और पद में जितने भी शब्द बनते हैं वो सारे के सारे शब्द वर्णों का एक समूह ही होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ शब्द बनाए हुए हैं, कुर्सी, नदी, धरती, पहाड़, पेड़। तो ये सारे के सारे शब्द हैं क्योंकि इन वर्णों के समूह से ही इनको बनाया गया है। लेकिन ये सारे के सारे जो शब्द हैं, कुर्सी, नदी, धरती, पहाड़ आदि, ये पद कब बन जाते हैं कि ये सारे के सारे शब्द तभी पद कहलाएंगे जब इन शब्दों का प्रयोग हम किस में करेंगे? वाक्य में कर देंगे। ध्यान रखना, जब उन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है, अर्थात किसी शब्द से कोई वाक्य बना दिया जाता है, तो वो सारे के सारे शब्द जो वाक्य में प्रयोग हुए हैं वो सारे ही शब्द शब्द न रह करके वाक्य बन जाते हैं। तो उनको वाक्य पद की संज्ञा क्यों दी गई है, वो सारे के सारे शब्द पद कैसे बन जाते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा से समझेंगे। कि जैसे कि हमें पता होगा कि प्रत्येक इंसान जब वह जन्म लेता है तो सभी जीव साधारण इंसान ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मेहनत करते हैं और हम सभी के बीच में एक पद पा लेते हैं। जैसे बहुत सारे पद दुनिया में चलते हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का है, कोई डॉक्टर बन जाता है तो कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई शिक्षक बन जाता है, तो ये सब उसी के पद हैं। और हमें याद होगा कि हम पूरी ज़िंदगी भर उस व्यक्ति को उसी के पद से बुलाते रहते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्तित्व पाने की अपेक्षा वो विशेष जो उसका पद है वो अधिक है, इसलिए उसकी अपेक्षा से ही उसको पुकारा जाता है। यदि वह रिटायर्ड भी हो जाए तो भी उसे डॉक्टर साहब ही कहा जाता है, उसे इंजीनियर ही कहा जाता है। लेकिन उस डॉक्टर या इंजीनियर पद को लेने में उस साधारण व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत की कि एक तो उसे बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम टेस्ट देने पड़े, इंटरव्यू देने पड़े, ठीक, और अपनी उस योग्यता को निखार करके तब जा कर के उसे वह पद मिलता है। वैसे ही यहाँ पर जो हमें शब्द मिल रहे हैं, ये सारे के सारे शब्दों का जो निर्माण हुआ है वो तो साधारणतः रूप से सब वर्णों के मिलने से ही हो गया है। लेकिन यह शब्द कब पद बनेगा तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह जब भी वाक्य में प्रयोग होगा तो उस पद तक पहुँचने के लिए उसे बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, और या कहें कि अपनी योग्यता प्रदर्शित करनी पड़ती है, तब जा कर के वह उस वाक्य में उस जगह बैठ पाता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं, हमने बनाया राम आम खाता है, ठीक, ये हमने एक यहाँ पर सेंटेंस बनाया है, ठीक। अब यहाँ देखा जाए कितने शब्द हैं कि राम भी शब्द है, आम भी शब्द है और खाता भी एक शब्द है। तो ये सारे शब्द हैं, या कहें शब्द थे। अब ये शब्द ना होकर के पद बन गए हैं। राम एक पद है, आम भी एक पद है और खाता है ये भी एक पद है। तो इनको पद कैसे बने कि राम जिन वर्णों से मिलके बना है, तो वो राम तो शब्द था। मान लीजिए हमने एक अलग से लिख दिया यहाँ पर राम, तो ये अकेला जो राम बैठा हुआ है ये तो यहाँ पर शब्द है, लेकिन जब इसका प्रयोग राम आम खाता है इस प्रकार से वाक्य में हुआ तो ये पद बन गया है। तो क्यों बन गया है? क्योंकि राम ने बहुत मेहनत करके अपने आप को कर्ता के रूप में यहाँ रखा हुआ है, ठीक। जब भी कोई वाक्य सेंटेंस में आता है तो उसे ये चूज़ करना पड़ता है वह किस पद के योग्य, वह कर्ता बन के जाएगा या कर्म बन के जाएगा या क्रिया बन के जाने वाला है। कर्ता बन के जा रहा है तो कौन से लिंग में जाएगा? पुल्लिंग में जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा या नपुंसक लिंग में? या फिर लिंग भी बन गया तो कौन से वचन में जाना है? एक वचन में, द्विवचन में? और वचन भी बन गया तो फिर कौन सी कारक विभक्ति में जाना है? कर्म बन के जाना है कि अपादान बनना है कि संप्रदान बनना है? तो इस प्रकार से वह शब्द अपने लिंग, वचन और विभक्तियों को निखार करके तब जा कर के वहाँ उस पद को पाता है।
अब मान लीजिए राम आम खाता है में राम यहाँ कर्ता पद में है। अभी इसी को मैं सेंटेंस बदल दूँ तो राम कर्म भी बन सकता है। जैसे हमने सेंटेंस बनाया एक, मोहन राम को बुलाता है। सेंटेंस है हमारा, मोहन राम को बुलाता है। इसमें राम जो दिया गया है ये कर्म है। अभी वहाँ आया था जब राम तो वो कर्ता बन के आया था, यहाँ कर्म बन के आया है। तो इस प्रकार से एक ही शब्द कर्ता भी बना सकते हैं, कर्म भी बना सकते हैं, लेकिन उसे ये डिसाइड करना होगा कि वह किस विभक्ति में जाने वाला है, किस लिंग में जाने वाला है, किस वचन में जाने वाला है। इस प्रकार से इस परीक्षा को दे करके ही शब्द उस वाक्य में प्रवेश करता है, एंटर करता है और वहाँ जा कर के बैठ जाता है। इसलिए अब शब्द को साधारणतः शब्द ना कह करके हम उसको पद नाम से बुलाते हैं। इसलिए हमें जान लेना चाहिए कि जितने भी यहाँ ये शब्द हमें दिख रहे हैं ये सारे के सारे पद हैं। मोहन एक पद है, राम एक पद है और बुलाना भी एक पद है। तो शब्द और पद में क्या अंतर है ये आप समझ ही गए होंगे कि शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्यों में कर देते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि शब्द के कितने भेद हैं, क्या उसका वर्गीकरण है। तो देखिए 4 हैं, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक, इस प्रकार से ये 4 भेद शब्दों के किए गए हैं। इनकी एक बहुत सुंदर तालिका भी दी गई है जिनमें संपूर्ण भेदों का परिचय हमें कराया गया है। वो तालिका मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये तालिका यहाँ दी गई है, इसमें सारे ही भेद बहुत अच्छे से बताए हुए हैं कि उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये बहुत ही सरल हैं, हमें संक्षिप्त में समझ लेना चाहिए कि तत्सम मतलब वे सारे शब्द जो संस्कृत में आते हैं, तद्भव मतलब कि जो संस्कृत के तो नहीं हों लेकिन संस्कृत के शब्दों से ही उत्पन्न हुए हों, वो सारे के सारे शब्द तद्भव हैं। जैसे संस्कृत के हस्त शब्द से हाथ शब्द बना, हाथ शब्द तद्भव है। संस्कृत के दुग्ध शब्द से दूध बना तो दूध शब्द तद्भव है। तो संस्कृत में सेम हो तो तत्सम, और उसी यदि संस्कृत शब्द से उत्पन्न होते हों तो तद्भव। ऐसे ही देशज, विदेशज और संकर। देशज का मतलब होता है जो अपने ही देश में उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं शब्द, वो सभी देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, बाल्टी इत्यादि जो शब्द हैं ये सारे के सारे, खाट, ये भी सब हमारे ही देश में उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो विदेशी शब्द हैं कि दूसरे भाषाओं के आ गए हैं, जैसे कि जब हमारे भारत में डच आए तो वो कुछ शब्द छोड़ गए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए और कहें कि अंग्रेज़ आए, तो इन लोगों ने अपने अपने शब्द यहाँ पर छोड़ दिए हैं। इसलिए दूसरे देश से, विदेश से आने के कारण वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशी। और संकर का मतलब हो जाएगा कि ऐसा शब्द जिसमें देसी विदेशी दोनों मिक्स है, मिक्सचर। जैसे हमने बोल दिया रेलगाड़ी, तो गाड़ी हिंदी का शब्द अब देशज है, और रेल शब्द अंग्रेजी है, तो रेलगाड़ी ये संकर शब्द हो जाएगा जिसमें 2 आपस में अलग अलग देशों के शब्द मिले हुए होते। तो आपको समझ में आ गया होगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब चलते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिसका एक ही अर्थ होता है, 2 अर्थ नहीं होते हैं। लेकिन अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची और विपरीतार्थी से आप भली भांति परिचित हैं कि पर्यायवाची उसी के वाचक बहुत सारे शब्द होते हैं, विपरीतार्थी में उसके उल्टे अपोजिट वर्ड होते हैं। और श्रुति सम भिन्नार्थक, ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं, श्रुति सम सुनने में समान है लेकिन जब हम उनकी स्पेलिंग लिखते हैं तो वो भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात डिफरेंट होती है, इसको कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। अगला चलते हैं प्रयोग के आधार पर व्याकरणिक शब्द के भेद कि विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी का मतलब है कि विकारी शब्द वो हैं जो कि व्याकरण के आधार पर चेंज हो जाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि जो शब्द हैं ये सारे व्याकरण के आधार पर चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कि सुंदर राम घर जाता है, तो सुंदर राम में सुंदर विशेषण है, राम संज्ञा शब्द है और घर जाता है जी क्रिया है। लेकिन अब हम इसको बदल के देखते हैं कि सुंदर राम, अब देखो राम पुल्लिंग का है इसलिए उसी के अनुसार सुंदर लगा। यदि राम की जगह सीता को भेजा जाए तो सुंदर सीता घर जाता है, ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा। सीता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुंदरी सीता घर जाती है, क्रिया भी जाती है स्त्रीलिंग में चलाना पड़ेगा। सीता स्त्रीलिंग होने के कारण से विशेषण भी स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सारे के सारे
अपने लिंग, वचन और कारकों का अनुसरण करते हैं, उनके अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए वो सारे शब्द विकारी हैं। कौन कौन से शब्द विकारी हो जाते हैं और किसके आधार पर बदलते हैं कि संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर और वचनों के आधार पर ये बदल जाते हैं। ठीक, लेकिन जो बदलते नहीं हैं, सदा एक से रहते हैं, जिन पर कभी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं और कहीं भी यूज हो जाते हैं, वो सारे के सारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा चा शब्द, कभी इसका कोई लिंग नहीं होता, वचन नहीं होता, काल नहीं होता, ठीक, किसी कोई भी विभक्ति नहीं होती। और शब्द, किंतु शब्द, लेकिन शब्द, ठीक, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक, लास्ट में चर्चा करते हैं रूढ़ रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों की। देखिए यहाँ पर हमें दिया भी गया है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों की चर्चा के लिए कि रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो कि अपने आप में एक विशेष अर्थ रखते हैं। ध्यान रखना, यह शब्द सिंगल ही होते हैं, कभी भी इनकी संधि वाले शब्द रूढ़ शब्द नहीं होते हैं। इसलिए सिंगल शब्दों को जो अपना विशेष अर्थ लगते हैं, जैसे नाक, बाल, जल, ये सब अपने आप में अपना ही एक विशेष अर्थ रखते हैं। लेकिन जब इन्हीं रूढ़ शब्दों को हम मिला करके या कहें संधि करके एक दूसरा शब्द बना देते हैं, तो फिर ये रूढ़ शब्द ही क्या बन जाते हैं, यौगिक शब्द बन जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि प्रधानमंत्री, इसमें दो शब्द हैं, प्रधान और मंत्री। तो मंत्री शब्द रूढ़ शब्द है और प्रधान शब्द भी रूढ़ शब्द है। तो जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक। यौगिक मतलब होता है मिलना, योग होना। तो गौशाला में गौ एक रूढ़ शब्द है और शाला एक रूढ़ शब्द है। तो दो रूढ़ शब्दों का मिलकर के एक नया शब्द बनाना, वो यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक, तो रूढ़ और यौगिक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन योग रूढ़ हम कब कहेंगे कि वही जो यौगिक शब्द अभी हमने बनाया है, जो कि दो रूढ़ शब्दों से मिलकर के बना है, यदि उसी यौगिक शब्द का उसके यूज हुए रूढ़ शब्दों के समान अर्थ ना निकल कर के कोई तीसरा अर्थ निकलता है, या हम जिसे कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के आधार पर अर्थ निकलता है, वो सारे के सारे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए लंबोदर, महावीर, पीताम्बर, दशानन, जलज, ये बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिए हैं। अब दशानन में हम देखेंगे दो रूढ़ शब्द हैं, दस और दूसरा है आनन। लेकिन दस और आनन का मतलब होता है 10 मुख। तो 10 मुख तो ऐसे किसी के नहीं हैं, लेकिन 10 मुख से मतलब यहाँ हमेशा रावण से ही होता है। तो 10 और आनन, इन दोनों शब्दों का एक्चुअल रूढ़ के आधार पर अर्थ ना लेकर के हमने उसका अर्थ रावण लिया है, इसलिए इसको क्या कहा गया यहाँ, रूढ़, योग रूढ़ शब्द। लंबोदर में लंबा है उदर जिसका, तो लंबा और उदर इन दोनों का अर्थ ना लेकर के सीधा गणेश जी ही उसको समझा जाता है। तो जब कभी रूढ़ शब्दों का उनके अर्थों के समान अर्थ ना निकल करके और यौगिक हो जाने पर कोई तीसरा अर्थ ही निकलता है, तब हम उसको यहाँ क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द जरूर कहते हैं, लेकिन वही शब्द जब वाक्यों में प्रयोग होने लगते हैं तो उनको हम पद कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण आपके सामने ये है, इस प्रकार से 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण है। और जो एक शब्द है वह शब्द हमेशा ही पद में यूज होते समय अपने एक स्थान का विशेष ध्यान रखता है। इस प्रकार से हमने देखा। और हमारे हिंदी के शब्दों में बहुत सारे विदेशी शब्द आ गए हैं जिनको हमने विदेशज कहा है। ठीक, जैसे कि कौन कौन से विदेशी शब्द यहाँ पर आए हुए हैं वो हम देख सकते हैं कि उनमें अरबी है, फ़ारसी है, अंग्रेज़ी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, चीनी है। तो ये सब विदेशी शब्दों ने आकर के हमारे देश के हिंदी शब्द में अपना स्थान प्राप्त किया है। लेकिन विदेशी तो विदेशी ही रहेंगे, इसलिए हमें इनको भी भली भांति जान लेना चाहिए।